बेहतर रिजल्ट में आपका फिर से स्वागत है। और 8 मार्च को महासंग्राम आपका केमिस्ट्री का पेपर होने को है। उसी के एवरेज में हम लोग एक वन शॉट में फिजिकल केमिस्ट्री को निपटाने का प्रयास करते हैं, जिससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके होने वाले हैं। जिसमें से पहला चैप्टर अगर बेस माना जाता है तो सोल्यूशन चैप्टर को मानते हैं। सोल्यूशन से कम 8 से 9 नंबर आएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। उस कॉन्सेप्ट में आपको करना क्या है कि कुछ जो मैंने सोल्यूशन की क्लास, मैंने इंपॉर्टेंट क्लास थी, मैंने उसको आपके यूट्यूब के आपके चैनल पे डाला गया है। आप उसको देखते हुए जाइएगा। जितने भी मोलर सांद्रता से संबंधित क्वेश्चन होंगे आप उसको चुटकी में निपटा देंगे। उसी के चरण में हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन को लेके। सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिएगा यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पे कि समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी होते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बात कर रहा है किसकी? कह रहा है कि समपराशरी। किसके बारे में बात कर रहा है? समपराशरी के बारे में बात कर रहा है। तो समपराशरी का मतलब होता है कि यहाँ पे पराशरण जिसका क्या हो, समान हो, और ताप को यहाँ पे क्या कर दिया गया, उसने समान कर दिया। तो कह रहा है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है और विलयन जो होगा ये समपराशरी, मतलब इसका पराशरण दाब क्या है, समपराशरी। और समपराशरी का मतलब हुआ कि पराशरण दाब समान होना चाहिए, पराशरण दाब समान होना चाहिए। ये सीधे सीधे बात कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? यहाँ पे बात ये होती है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ओवरऑल देखा जाए तो इस क्वेश्चन की महत्वता हमारे ऑब्जेक्टिव और हमारे सब्जेक्टिव दोनों में रखी जाती है। और इसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी व्यक्त करते हैं, अनुसंख्यिक गुण में भी व्यक्त किया जाता है, वांट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन को लगाया जाता है। तो अब जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो पराशरण दाब होता है, आपकी देखिए यहाँ पे सांद्रता सबकी समान है, सांद्रता सबकी समान है, यौगिक में से परिवर्तन किया गया है। इसको समझिएगा। यहाँ पे सांद्रता सबकी समान है, यौगिक में लगातार परिवर्तन कर रहा है, यौगिक में लगातार परिवर्तन कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास किया जाएगा यहाँ पे। जैसे बात करें कि समपराशरी, तो अब यहाँ पे आपका कोई दिमाग नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि वांट ऑफ फैक्टर को थोड़ा सा यूज करना है। वांट ऑफ फैक्टर का मतलब कि आई के बारे में यूज करना है यहाँ पे। और आई को लेते हुए बात करेंगे यहाँ पे। तो कहता है कि जो आई होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में समानता का गुण व्यक्त करता है, और पराशरण दाब भी क्या होता है कि अणुसंख्यिक गुण को व्यक्त करता है। तो अणुसंख्यिक गुण व्यक्त करने के कारण क्या होता है, पिछली क्लास में हमने देखा है कि अगर हमने पराशरण दाब को लिया तो पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं कहीं किससे, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और पाई बराबर हमारा जो होता है वो CRT होता है। क्या होता है? CRT होता है। या फिर हम लोग खोलते हैं PV बराबर NRT, इसको भी खोल देते हैं, जहाँ पे बात होती है किसकी, आइडियल गैस इक्वेशन की बात होती है। किसके बारे में बात होती है? आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बात होती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि पाई अगर कह रहा है सांद्रता दे दिया गया है निश्चित ताप पर, तो टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे आपकी जो सांद्रता है वो भी यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका कांस्टेंट माना गया है। और आर जो आपका गैसीय स्थिरांक है, तो ये तो आपका नियत रहेगा ही रहेगा, क्वेश्चन के अनुसार ये वैल्यू दी जाती है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पाई जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के होता है। क्या होता है? पाई जो होता है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या है? क्योंकि दोनों अणुसंख्यिक गुण को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? अणुसंख्यिक गुण को व्यक्त करते हैं। अणुसंख्यिक गुण का मतलब होता है कि जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको अणुसंख्यिक गुण कहा गया है। आप तनु विलयन के अणुसंख्यिक गुण को अगर पढ़े ही होंगे तो आप उसको जान रहे होंगे कि 4 प्रकार के होते हैं। पराशरण एवं पराशरण दाब के बारे में बात होती है, क्वथनांक के उन्नयन के बारे में बात होती है, हिमांक के अवनमन के बारे में बात होती है। बात समझ पा रहे हैं ना? उसी के चरण में इसके बारे में भी बात होती है, हिमांक के अवनमन और क्या कर क्वथनांक के उन्नयन, वास दाब के अवनमन के बारे में भी बात होती है वहाँ पे। तो 4 प्रकार के प्रमुख जो हैं आपके क्या है, अणुसंख्यिक गुण धर्म हैं। और वही अणुसंख्यिक गुण में क्वथनांक के उन्नयन, हिमांक के अवनमन, वास दाब का अवनमन, और उसी में अगर बात की जाएगी किसकी, आपकी पराशरण दाब की बात की जाएगी और पराशरण के बारे में बात की जाएगी। तो इसी में हम पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर वास दाब के अवनमन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर राउल्ट के नियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? राउल्ट के नियम का प्रयोग करते हैं। तो राउल्ट के नियम में बताया गया था कि आपेक्षिक वास दाब का अवनमन P0 - PS, और आपेक्षिक वास दाब का अवनमन का जो मान निकालना था उसके बारे में जब बात हुई थी तो बताया था कि किसी विलयन का आपेक्षिक वास दाब का अवनमन
उस विलेन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर अगर माना गया होगा तो हम माना गया पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर होता था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को जो हमने खोल दिया वहाँ पे तो एक सूत्र अच्छा सा बन रहा था। आप पिछले क्लास की वीडियो को देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर क्या होता है काई ए। ये छोटी सी परिभाषा जो थी वो राउट से रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड थी? राउट से रिलेटेड थी। और जब राउट्स लॉ को यहाँ पे फॉलो करवाया जाएगा तो राउट्स लॉ के जब इसी क्वेश्चन को खोला गया तो लिखा गया पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर डब्ल्यू ए बटा एम में इंटू एम डी अपान डब्ल्यू बी। तो ये राउट का इक्वेशन था जिसमें किसी भी विलेय के आवासशील विलेय के अणुभार की गणना हम कर सकते थे। किसकी गणना कर सकते थे? किसी भी आवासशील विलेय के अणुभार की गणना कर सकते थे। तो ये तो बात हुई अणुसंघ गुण की। अब यहीं पे कहता है कि जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? आई के। और आई यहाँ पे नंबर ऑफ आयन को व्यक्त करेगा जो कि रिलेट कर रहा है किससे? वांट ऑफ फैक्टर से रिलेट कर रहा है। किससे रिलेट कर रहा है? वांट ऑफ फैक्टर से। तो आओ क्वेश्चन को एंजॉय करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सांद्रता सबकी समान है, तो सांद्रता से कोई मतलब ही नहीं है। अब उठा लीजिए NaCl को। तो अगर NaCl को यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं तो Na प्लस और Cl माइनस, तो परासरण दाब जिसका जितना ज़्यादा होगा उसका आई फैक्टर भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। इसको दिमाग लगाइएगा कि परासरण दाब अगर निकालना है यहाँ पे तो परासरण दाब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के। तो अब यहाँ पे देखो आयनों की संख्या अगर आई की मात्रा की बात की जाए, यहाँ पे आई की मात्रा 2 है। Na प्लस में और Cl माइनस है तो एक आयन 2 आयन, तो आयनों की संख्या कितनी हो गई? 2। जबकि अगर इसको तोड़ दें हम तो टूटेगा 2Na प्लस और प्लस SO4 डबल माइनस, तो 2 और 1 3। तो यहाँ पे आई बराबर कितना होता है? 3 होता है। अब समपराशरी कर रहा है तो समपराशरी का मतलब हुआ कि अलग अलग अगर यौगिक दिए गए हैं जैसे कि सांद्रता आपस में समान है, अलग अलग यौगिक दिए गए हैं जिनकी सांद्रता अगर आपस में समान है तो उनमें देखना है कि दोनों भी यौगिक के आई फैक्टर समान होने चाहिए। यही समपराशरी का एक कॉन्सेप्ट है। यही समपराशरण दाब का एक अपना सा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 विलेन दिए गए हों, 2 यौगिक दिए गए हों जिनकी सांद्रता आपस में समान हो, लेकिन अगर उनके वांट ऑफ फैक्टर के अकॉर्डिंग समपराशरी दाब निकालना होगा तो उनका आई का मान क्या होना चाहिए? एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ बात क्या कर रहा है कि यहाँ पे आई का मान 2 है और यहाँ पे आई का मान कितना है? 3 है। तो ये भाई तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आई का मान 2 दे रहा है, यहाँ पे आई का मान 3 दे रहा है। अब आओ बात करते हैं 0.1 मोलर यूरिया तो 0.1 मोलर NaCl। तो यहाँ पे अब यूरिया का जो फार्मूला रखते हैं हम लोग तो इसको तोड़ते हैं NH2CONH2 में। तो ये NH2CONH2 ठीक से क्या होता है? ये आपका डिसोसिएट नहीं हो पाता है। जब ठीक से डिसोसिएट नहीं होता तो यहाँ पे आई का मान क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। और जब यहाँ की ओर अगर आते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस, तो यहाँ पे आई का मान कितना होता है? 2 होता है। तो अब 0 और 2, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। फिर तीसरे में आते हैं, यहाँ पे कहता है कि ये भी यूरिया ही दिया गया, NH2CO NH2 ही दिया गया। तो NH2CONH2 कर दिया गया तो ये भी आपका क्या है? टूटेगा है नहीं। तो यहाँ भी आई का मान क्या मान लेंगे हम लोग? 0 मान लेंगे। और इसको जब तोड़ देंगे तो ये टूटेगा 2Na प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। तो यहाँ पे 2 आयन यहाँ पे और 1 आयन यहाँ पे, तो यहाँ पे आई बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। तो 0 और 3 एक दूसरे से क्या करें? मिसमैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे परासरण दाब समान नहीं होगा। अब चौथे आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ CaNO3 का होल ट्वाइस और फिर यहाँ पे दिया है तथा 0.1 मोलर Na2SO4, कुछ ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि इस कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है कि दोनों में समपराशरी होना चाहिए। तो दोनों में समपराशरी कैसे होगा? देखिए यहाँ पे कैसे समपराशरी हो सकता है, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग जो भी हमने मिटाला है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर इसको तोड़े हम तो CaNO3 का होल ट्वाइस, इसको तोड़ दिया Ca+2 और नाइट्रेट को हमने तोड़ दिया NO3 माइनस में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 और 1 यहाँ पे कितना? 3। तो आई बराबर यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। अब अगर यहाँ पे इसको तोड़ दें अगर हम तो ये टूटेगा 2Na प्लस SO4 डबल माइनस में। तो यहाँ पे देखो 1 और 2 3, तो यहाँ पे आई का मान 3, यहाँ भी आई का मान 3। तो जो ये वाला यौगिक है ये वाला आपका जो ऑप्शन दिया गया है
इसमें समपरासी कॉन्सेप्ट आपका क्या है, सही है, क्योंकि आई का मान यहाँ भी 3 है और आई का मान 3 यहाँ भी है। देखो एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन दी जा रही है जिसमें मोलर सांद्रता एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली क्या हो, बराबर व्यक्त कर रहे हो, या कोई ऐसा ही यौगिक हो जो ना टूट रहा हो और वहाँ पे अगर मोलर की सांद्रता में परिवर्तन भी हो रहा है, तो भी उस क्वेश्चन को हम आई फैक्टर से ही हल करेंगे, जिसमें आई का मान जितना ज़्यादा होगा, समझ रहे ना बात को, वह उसके क्वथनांक के उन्नयन को व्यक्त करेगा। अगर बात किसी की भी हो, अगर परासरण दाब के बारे में बात हो रही है और वहाँ पे अगर वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो वांट ऑफ फैक्टर उसके साथ क्या करेगा, समानुपाती का संबंध स्थापित करेगा। इस चीज़ को जरूर समझिएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 0.1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट, तो 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट को हमने दूरा CaNO3 का होल ट्वाइस Ca+2 और NO3 माइनस में। फिर यहाँ पे अगर आए तो Na2SO4 को 2Na+ और SO4 माइनस में। तो यहाँ पे सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना है, -2, और एक सोडियम के ऊपर है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर बात करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट में, तो कैल्शियम आपका सेकंड डे का मेंबर है। कहाँ का मेंबर है, सेकंड डे का मेंबर है, और सेकंड डे का मेंबर होने की वजह से उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, +2 का होता है, और नाइट्रेट के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 2 वहाँ पे और एक यहाँ पे 3, तो आई दोनों की में क्या है, बराबर है। और हम जानते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के। तो परासरण दाब अगर देखना है समपरासरी का, तो जिसमें आई का मान दोनों यौगिक में बराबर होगा, उसका परासरण दाब उतना ही ज़्यादा होगा। यही दोनों एक दूसरे की क्या होंगे, समपरासरी होंगे। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि परासरण में अगर समपरासरी का क्वेश्चन कहेगा तो दोनों यौगिक में वांट ऑफ फैक्टर का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर एक में आई का मान 2 है तो दूसरे में भी आई का मान 2 ही होना चाहिए। अगर एक में आई का मान 1 है तो ये दूसरे में भी आई का मान 1 है, तभी एक दूसरे के समपरासरी होंगे। अदरवाइज क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, हमारा ऑब्जेक्टिव था, कॉन्सेप्चुअल था कि इसमें अगर क्वेश्चन में ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आपकी बोर्ड में आते तो आपको इसको उड़ा देना है, इसको आपको छोड़ना नहीं, इसको वेटिंग नहीं करना है कि सर ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा था, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा था ये, तो इसको कोई बात नहीं करनी। आप आई को लेके चलिए, आई के साथ भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। बस समझ रहे ना, आई बराबर वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बात होती है, उसके गुणांक के बारे में बात होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। तो सर्वाधिक क्वथनांक, अब बात जब क्वथनांक की होगी तो क्वथनांक भी अपने आप में एक अणुसंख्य गुण धर्म को फॉलो करता है। किसका पालन करता है, अणुसंख्य गुण धर्म का पालन करता है। अगर अणुसंख्य गुण धर्म का पालन करेगा तो अणुसंख्य गुण धर्म के पालन का मतलब ये हो गया कि वहाँ भी अणुओं की संख्या के ऊपर ही वह निर्भर करेगा, और अणुओं की संख्या का मतलब होगा वो उसकी वियोजन की मात्रा के ऊपर निर्भर करेगा। और वियोजन की मात्रा के बारे में बात होगी तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आई के बारे में बात जरूर होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा 0.015 मोलर ग्लूकोज, 0.01 मोलर पोटेशियम नाइट्रेट, 0.015 मोलर यूरिया और 0.01 मोलर सोडियम सल्फेट, ये दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखो ग्लूकोज का अगर फार्मूला देखें तो C6H12O6 है, तो ये टूटेगा ही नहीं। और टूटेगा नहीं क्योंकि हमको पता है कि जो डेल्टा TB होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के होता है। क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आई के, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के होगा तो जिसके क्वथनांक का उन्नयन जितना ज़्यादा होगा उसके आई का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि हमने पढ़ा यहाँ पे कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M के, वेयर M इज इक्वल टू मोलैरिटी। बात समझिएगा, मोलैरिटी। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो डेल्टा TB बराबर किसके हो जाएगा, KB इंटू M के। और इसको और अच्छे से रिलेट करेंगे तो लिखेंगे डेल्टा TB KB इंटू WA इंटू 1000 बटे MA इंटू WB। और एक जगह हाँ एक रिलेशन और है आपका यहाँ पे कि डेल्टा TB इफ डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी के। बात समझिएगा, तो मोलैरिटी भी अपने आप में मोलर सांद्रता को व्यक्त करेगा यहाँ पे। एंड डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम के। तो और लिख सकते हैं कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KB इंटू आई इंटू एम के। तो यहाँ से भी रिलेशन बन सकता है कि जिसकी क्वथनांक का उन्नयन जितना ज़्यादा होगा उसके आई का मान उतना ही ज़्यादा होगा और वह उसकी मोलर सांद्रता को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप समझ रहे होंगे।
तो अब सीधा से अगर मतलब निकाला है तो यहाँ पे लिखेंगे कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के, जो कि हमने पहले यहाँ पे रिलेशन निकाल दिया। तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के हो गया। अब देखो ये टूटने वाला नहीं, तो यहाँ पे आई की मात्रा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे अगर पोटेशियम नाइट्रेट को देखें तो ये टूटेगा K प्लस NO3 माइनस, तो यहाँ पे आई का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 होगा। अब यहीं पे अगर बात करें किसके, यूरिया के बारे में बात करें, हम किसके बारे में बात करें, यूरिया के बारे में बात करें, तो यूरिया भी आपका टूटने वाला नहीं, तो यहाँ भी आई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे बात करें कि लिखा है Na2SO4, तो Na2SO4 अगर तोड़ें तो 2Na प्लस SO4 डबल माइनस, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 1 और 2 बराबर कितना हो गया, 3, तो आई का मान यहाँ पे कितना है, 3। अब पहले ऑप्शन में देखो, पहले ऑप्शन में आई का मान 0 है, पहले ऑप्शन में आई का मान 0 है। दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे ऑप्शन में आई का मान 2 दिया गया, तीसरे ऑप्शन में आई का मान फिर से 0 दिया गया, और चौथे ऑप्शन में आई का मान 3 दिया गया। तो पहली बात, हमको क्या पता है कि डेल्टा टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो क्वथनांक का उन्नय जितना ज़्यादा होगा उसके आई का मान भी उतना ही ज़्यादा माना जाएगा। तो यहाँ पे आई का मान भी ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हुआ। अब ये भी कैंसिल आउट हुआ, तो 2 और 3 में आई का मान किसके में ज़्यादा है, आई का मान 3 में ज़्यादा। तो सही आंसर जो होगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा 0.01 मोलर सोडियम सल्फेट में सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने की क्षमता होगी। इसी को समझिएगा यहाँ पे कि 0.01 मोलर विलेन में आपका सोडियम सल्फेट अगर रखा हुआ है तो उसकी क्वथनांक की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी दिए गए ऑप्शन में। तो देखिए क्वेश्चन को जो लगाने का आपका तरीका है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं जो 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा क्वथनांक के बारे में बात करें या सबसे ज़्यादा हिमांक के बारे में बात करें या कम हिमांक के बारे में बात करें, तो क्वेश्चन को रिलेट करिएगा कि कह क्या रहा है, वो कम में बात कर रहा है कि ज़्यादा में बात कर रहा है, और जिस रिलेशन को आप फॉलो करोगे उसी रिलेशन में आई के मान को आप व्यक्त कर सकते हैं। तो चाहे परासरण दाब के बारे में बात होगी, चाहे क्वथनांक के बारे में बात होगी, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, पेपर में आते हैं, तो आपको उसको उड़ा देना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ के नहीं आना है। बात समझ रहे ना इस चीज़ को। इन दोनों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको लगाइएगा, देखिएगा इसमें अगर कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। इसको जल्दी से जल्दी लगाइए आप लोग, ये इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। परासरण दाब आपको याद करना था अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ फैक्टर, आई के बारे में बात हो रही थी, उसमें वियोजन की मात्रा के बारे में बात हो रही थी, क्वथनांक के अवनमन उन्नयन के बारे में बात हुई यहाँ वहाँ पे। अब इसी सेगमेंट में अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन अगर कहता है यहाँ पे देखिएगा परासरण से संबंधित है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड में आपको कराए हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी परीक्षा में आए हुए हैं, इसको जरूर समझिएगा कि अगर आप पेपर करने जाते हैं तो पेपर से पहले जितनी प्लेलिस्ट में वीडियोज़ आपको देखी मिलेगी सोल्यूशन से रिलेटेड, आप और उसको आप पढ़ के जाते हैं, अगर आप उसको करके जाते हैं, उसको क्वेश्चन को करके जाते हैं, तो यकीन मानिए कि क्वेश्चन उसके अराउंड ही कहीं ना कहीं घूम रहा होगा, तो आपको नया कुछ पढ़ने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने लगातार अनसॉर्ट के क्वेश्चन, आपकी गाइड से क्वेश्चन, मैंने बुक से जो आपके इंपॉर्टेंट किसी न किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है या एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी को मैंने वहाँ पे टच किया है और उसी क्वेश्चन को लगातार मैं कराने का यहाँ पे प्रयास किया हूँ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 2 द्रव ए तथा बी की वाष्प दाब क्रमशः 80 mm और 60 mm है। बात समझिएगा कि 2 द्रव दे दिया गया, जैसे मान लिया कि एक बीकर यहाँ पे उन्होंने ए मान लिया है और ए बीकर वहाँ पे उन्होंने बी माना। देखो क्वेश्चन को फील करना सीखिए आप लोग। तो दोनों को हमने मान लिया ए और बी मान लिया, जिसमें वाष्प दाब क्रमशः जो आपका इसको मान लिया, अगर वाष्प दाब के बारे में बात होगी तो इसको हमने मान लिया पी के बारे में बात कर लिया, और पी बराबर कितना है, कह रहा है 80 mm। कितना कह रहा है, 80 mm। और बी कंटेनर के बारे में बात करें यहाँ पे, तो इसका जो दाब मान लिया इसको हमने मान लिया पीबी मान लिया, और पीबी का मान यहाँ पे कितना दे रहा है, ये 60 mm दे रहा है। कितना दे रहा है, 60 mm दे रहा है। अगर ए के 3 मोल, कितने, ए के 3 मोल यहाँ पे लिए जा रहे हैं और बी के 2 मोल लिए गए, तो मिलाने पर विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। तो मतलब जो एक कोई कंटेनर इसमें बनाया गया होगा जो दोनों से रिलेटेड कर रहा होगा, तो यहाँ पे बात होगी किसकी, पीटी की बात होगी। तो पीटी बराबर यहाँ पे जो होगा वो कुल वाष्प दाब हो जाएगा। पीटी बराबर क्या होगा, कुल वाष्प दाब होगा। और पीटी बराबर कुल वाष्प दाब की अगर बारे में बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा, तो क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन आपके राउट से रिलेटेड थे, राउट्स ने भी इसको ऐसे ही आपने सॉल्व करवाया। देखिए क्या कहता है कि जो फार्मूला हमारा कुल दाब का होता है वो लगाते हैं कि पीटी बराबर
अब इसको पार्शियल प्रेशर मान सकते हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, और ईयर में पूछा जा रहा, अनसॉल्व में आपको दे मारा, हर एक सेट में इस क्वेश्चन को उसने दिया है। तो पीए जो है किसी एक कंटेनर का वाष्पदाब है, और यहाँ पे मोलों की संख्या दी गई। क्या दी गई? यहाँ पे मोलों की संख्या दी गई है। तो अब मोल की संख्या अगर हमको ज्ञात करनी है तो हमको क्या निकालना, यहाँ पे देखो किसी एक कंटेनर का मोल प्रभाज, तो ये आपका मान लिया जाए कि ये विलेय का मोल प्रभाज है, ये किसी एक घटक का मोल प्रभाज है, विलेय का मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज या एक कंटेनर का मोल प्रभाज है। और ये उसी का कौन सा दिया गया? उसी का आंशिक दाब दिया गया है, पार्शियल प्रेशर दिया गया है। ऐसे इसको मान लिया जाए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए माना गया। ऐसे यहाँ पे अगर मान लिया तो एक विलेय हो गया, तो एक यहाँ पे क्या माना जाएगा? आपका विलायक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? विलायक। तो ये विलायक का क्या है? विलायक का आपका मोल प्रभाज कौन है? यहाँ पे विलायक का मोल प्रभाज होगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन और हमको करना है, तो करना क्या है? देखिए पहले हम तो इसका निकालेंगे क्या, इस वाले कंटेनर का अगर निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे? काई ए। और काई ए बराबर क्या होगा? यहाँ पे देखिए निकाल रहे हैं हम लोग। अगर इसको हम निकालें काई ए बराबर, तो काई ए बराबर क्या निकालेंगे? देखिए एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। ऐसे यहाँ पे अगर आएंगे तो इसका कंटेनर निकालेंगे क्या? काई बी। और काई बी बराबर क्या निकालेंगे? एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। तो अब यहाँ पे जब रखोगे तो एन ए का मान इसने कितने दिया है? 3 मोल, तो यहाँ पे 3 रख दीजिएगा। अब यहाँ पे एन ए का मान 3 और प्लस 2, तो बराबर यहाँ पे कितना? 3/5। इसको इसे लिखा रहने दीजिएगा कि क्वेश्चन में जितना आप भिन्न से बच के रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब यहाँ पे एन बी बराबर अगर निकाल रहे हैं तो एन बी में देखो एन बी का मान कितना? 2, और यहाँ पे 3 + 2, तो 2 यहाँ पे कितना? 5। तो ये काई बी का मान 2/5 हो गया, और काई ए का मान कितना? 3/5 हो गया। अब क्वेश्चन को रिलेट कीजिए, कह रहा है हमारा फार्मूला, कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है फार्मूला, कि पीटी बराबर, क्या कह रहा है? पीटी बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पीबी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो भैया पीए का मान कितना दिया इसने? 80 mm। तो हम यहाँ पे रख देंगे 80। अब डॉट लगा तो इंटू लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे इंटू। और जैसे इंटू लगाएंगे तो यहाँ पे देखो 3/5 प्लस पीबी का मान कितना है? 60। तो 60 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मान कितना होगा? यहाँ पे आपका 2/5 होगा। तो यहाँ पे देखिए 16 पंचे 80 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया कितना? कैंसिल आउट हुआ तो ये 16 गया, और 16 तो यहाँ पे कितना हो गया? 48। और यहाँ 5 को काटे तो 12 पंचे 60, तो 12 और गुणे 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 48 और प्लस कितना? 24। इसको जोड़िएगा और इसका जो आंसर होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कि आप अगर एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन को आपने लगाया होगा, इसके अप्रोच को आपने समझा होगा और क्वेश्चन को लगा लिया होगा। तो आशा है आपको इसके रिलेटेड अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे 2 द्रव दे दे ए व बी, जिसका वाष्पदाब कुछ ना कुछ दे दे, और दोनों कंटेनर में उनके मोलों की संख्या दे दी जाए, तो मोलों की संख्या अगर कंटेनर में दे दी गई भैया, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर लगाना होगा हमारे साथ, तो यहाँ पे आप बी के आप मोल प्रभाज को अलग निकालेंगे और ए के मोल प्रभाज को अलग निकालेंगे, और दोनों को रिलेट करेंगे किससे? कुल प्रेशर से। और जब कुल प्रेशर से आप रिलेट करने लिए जाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला हमारा होता है कि पीटी बराबर कुल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो अब ऐसे क्वेश्चन को लगा के उनके दोनों को आंशिक दाब रखेंगे, विलेय घटक का मोल प्रभाज, विलायक घटक का मोल प्रभाज, दोनों का वाष्पदाब दे दिया गया, आंशिक वाष्पदाब दे दिया गया है, उसको कुल वाष्पदाब से रिलेट करेंगे, क्वेश्चन को लगा लेंगे। अप्रोच अगर आपका सही है तो किसी भी क्वेश्चन में आप फंस नहीं सकते, नहीं फंस सकते, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैलकुलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कितने कम समय में आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएं। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। वहाँ पे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए नहीं आएगा, आपको पीएचडी कराने के लिए नहीं आएगा क्वेश्चन कि आप वहाँ पीएचडी करिए। वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आप उस फार्मूले को जानते हैं, उसके अप्रोच को जानते हैं, लगा के आप हंसने के लिए। इसी को आप समझ रहे होंगे जो हम कहना चाह रहे हैं आपसे। तो ये आपका उसी का अगला सेगमेंट का क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में पूछे जाने की प्रबल संभावना को व्यक्त करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके अनसॉल्व में, के एन शर्मा में, एनसीईआरटी में और आपकी बालाजी की बुक में सब में दिया हुआ है, तो वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। क्योंकि दो क्वेश्चन कराने की मेरी मजबूरी है कि आपका एक वाइट बोर्ड है और वाइट बोर्ड पर एक बार किसी क्वेश्चन को लिखा जाता है, लिख के उसको सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करने के बाद फिर दोबारा मिटालते हैं और मिटालने के बाद फिर दोबारा नोट करते हैं, फिर आपको यहाँ पर देते हैं। भविष्य में देखा जाएगा, डिजिटल बोर्ड आता है तो उसकी तैयारी और अच्छे से की जाती है। देखिए, आज सब कुछ आप ही के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा आप सप्लीमेंट करेंगे तो समझ लीजिए वीडियो आगे बढ़ेगी तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको भी मिलेगा, बेनिफिट हमको भी मिलेगा। और जितना नेट कंटेंट है इससे कुछ ना कुछ बेहतर दिया जाएगा, जिससे परिणाम और अच्छा है। इसलिए चैनल का ही नाम रखा गया क्या, बेहतर रिजल्ट रखा गया। तो इस चीज़ को जरूर समझिए आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कि टाइम अपने पास बहुत कम है। कह रहा 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, देखिए क्वेश्चन का डाटा दे रहा है, विलयन का क्वथनांक कितना, 100.34 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखो विलायक का जो क्वथनांक होता है, जैसे किसी को अगर हम गर्म कर रहे होते हैं तो गर्म करेंगे तो कितने पे वाष्प बन सकता है, कितने पे वाष्प बन सकता है, कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस बन सकता है। कितने बन सकता है, 100 डिग्री। क्वेश्चन का ऐसे कहाँ से समझना है कितने बन जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे बन जाएगा। और जो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर बनता है यहाँ पे और कुछ ना कुछ मिला दिया जाएगा, तो जब विलायक में अगर कुछ चीज़ें मिलाएंगे तो विलयन बन जाता है। अब उसको जब गर्म किया गया होगा तो जो उसका, देखिए यहाँ पे ये आपका विलायक, क्या आपका है विलायक, फार्मूले में ही जा सकते हैं कि कॉन्सेप्ट को समझिए। अब यहीं पे अगर कोई चीज़ ले लिया गया है और इसमें किस में घोल दिया गया है, इसमें कुछ ना कुछ डाल दिया गया, तो डाला गया तो इसका जो टेम्परेचर रेज किया गया वो 100.34 डिग्री सेल्सियस का रेज किया गया। और ये जो आपका था विलयन था, कौन था आपका, ये विलयन था। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि 100 डिग्री सेल्सियस में जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वो किसी चीज़ को घोलने पे 100.34 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई, तो यहाँ पे जो दोनों का अंतर को बेतिया तो डेल्टा टीवी का मान निकल के आ रहा है कितना, 0.34 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पे 100, यहाँ पे 100.34, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3-4 का डिफरेंस, 0.34 डिफरेंस का आ रहा है। तो डेल्टा टीवी का मान कितना हो जाएगा, 0.34 डिग्री सेल्सियस। आप ऐसे फार्मूले भी जा सकते हैं, तो फार्मूले लिखे डेल्टा टीवी बराबर टीबी डैश से टीबी नॉट माइनस टीबी, आप वहाँ भी रख सकते हैं फार्मूले में, वो भी चल जाएगा आपका। तो और यहाँ पे अगर आप लगाते हैं तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा टीबी का जो मान निकल के आया, डेल्टा टीबी का मान निकल के आया वो 0.34 डिग्री सेल्सियस निकला है। सबसे बड़ा जो आपका क्वेश्चन में दम होता है वो यहीं पे होना चाहिए, 0.34 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कितने ग्राम ग्लूकोज, तो डब्ल्यू ए का मान कितना दे रहा है, कह रहा है कि भाई साहब मैं 12 ग्राम, कौन हूँ, C6H12O6 है। कितने में घोल रहे हो, तो कह रहा भाई मैं WB हूँ, और WB का मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर के बारे में बात हो रही है। तो अब क्या रहा है, निकालना क्या है, कह रहा है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालिए। थ्योरी आपने पढ़ा होगा, तो मोलर उन्नयन स्थिरांक को हमेशा KF से व्यक्त करते हैं। अभी क्वेश्चन मैंने KB लिखवा दिया था, सॉरी यहाँ पे वही लिखा जाएगा, KB लिखा जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ बॉइलिंग, या ऐसे बोलेंगे बॉइलिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे KB के मान निकालना है। अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी है, क्योंकि ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या होगा कि ये व्यक्त कर सकता है क्या, मोलरिटी के समानुपाती होगा, मोलरिटी के। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टीवी जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आएगा KB इंटू M क्या आएगा। और यहाँ पे यही जो आपका KB है यही आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक है। तो हम फार्मूले को जो खोलेंगे तो लिखेंगे डेल्टा टीवी बराबर KB इंटू WA इंटू 1000 बटे MA इंटू WB। ये छोटा सा आपका फार्मूला होगा और इस फार्मूले पे आपको हल करना है। हमको ज्ञात क्या करना है, इसको पक्षांतर करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे KB बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा टीवी इंटू MA इंटू WB अपान WA इंटू 1000। ये आपका क्या हो जाएगा, एक फार्मूला बनेगा जो नीडेड एक्वायर्ड फार्मूला है। इस फार्मूले में आपको क्वेश्चन को लगाना है। तो डेल्टा टीवी का मान कितना दिया है, 0.34, MA का मान कितना दिया है। अब MA आपको निकालना है क्योंकि ग्लूकोज कह रहा है, और ग्लूकोज का जो फार्मूला 6H12O6,
तो इसको आपने प्रैक्टिस किया होगा कितना, 6 गुणे 12 प्लस 1 गुणे 12 प्लस 6 गुणे 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 छक्का 96, तो 12 छंग 72 और 72 इधर हो गया प्लस 12 हो गया, इधर कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये निकल के आएगा भैया आपका 180 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 180। WB का मान कितना दे रहा है 100 दिया हुआ है, आप यहाँ पे 100 रखेंगे। WA के मान इसने कितने दिया है 12 ग्राम दिया हुआ, शायद 12 ग्राम रखेंगे एंड डिवाइड किसे करेंगे, किससे 1000 से करेंगे। तो अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। अब ये बचेगा इसके साथ में। तो अब देखिए आपका जो डाटा है बहुत ही आसान वाला डाटा हो गया यहाँ पे, और इसको आप लोग क्या करेंगे हल करेंगे, और हल करके इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके इधर हुए जिसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल 35 नंबर के टॉपिक को आपको क्लियर करके रखना, जो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेट करेगा। टाइम मिलता है तो इसकी वीडियोज़ को थोड़ा सा बड़ा बनाया जाएगा, जिसमें आपको कोऑर्डिनेशन तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाए। बात समझ रहे ना इसमें। तो अब ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे हुए, जिसमें आप में किसमें अलग अलग आंशिक दाब दे देगा, उससे आपके क्वेश्चन में आपको क्या करेगा कुल दाब निकलवा लेगा। और यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आपको मूलल उन्नयन स्थिरांक और अवनमन स्थिरांक से भी रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन लग सकते हैं, मूलल उन्नयन स्थिरांक से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन लग सकते हैं, मूलल अवनमन स्थिरांक से रिलेटेड क्वेश्चन लग सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमने लगातार प्ले लिस्ट में अपने करवाए हैं क्वेश्चन को, और उस क्वेश्चन को आप लगातार करके अगर जाते हैं तो उसमें आपको सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक में किसी में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ये बात जान लीजिए। तो अब ऐसे क्वेश्चन आप लगातार करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। अब उसी के आधार पर लास्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, जो पराशरण के सेगमेंट, पराशरण दाब से सेगमेंट में रिलेटेड करता है कि आप इसमें क्या निकालना है। देखो कह रहा है कि पूर्णतः विलयन में अगर कोई चीज़ वियोजित हो रही है, तो ये आई के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। बात समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि 2 लीटर की विलयन में 27 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम सल्फेट के 0.025 ग्राम को घोलने पर, तो कह रहा है कि पोटेशियम सल्फेट के 0.025, तो ये जो मान हो जाएगा वो WA का मान होगा। किसका मान होगा WA का मान होगा। कह रहा है कि विलयन में विलयन में 27 डिग्री सेल्सियस पर पोटेशियम सल्फेट को घोला गया। तो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस पे आप 27 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिए, और जैसे 273 ऐड करेंगे तो ये आपका 300 केल्विन बोलेगा, और 300 केल्विन का ताप जो होता है परम ताप के बारे में बात करता है। तो 2 लीटर जो कि आपका आयतन यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है आयतन कितना दिया गया इसने 2 लीटर दे रहा है। 2 लीटर बराबर 2000 ml के बारे में बात हो रही है। तो 2 लीटर विलयन में इतने परम ताप पर अगर इतना ग्राम घोला जा रहा है, तो विलयन का पराशरण दाब ज्ञात कीजिए। पराशरण दाब का फार्मूला क्या होता है पाई होता है। कह रहा है कि यदि पोटेशियम सल्फेट पूर्णतः वियोजित हो रहा है, तो पोटेशियम सल्फेट अगर पूर्णतः वियोजित हो रहा है, तो यहाँ पे अगर K2 या SO4 को हमने तोड़ दिया तो ये टूट जाएगा 2K प्लस SO4 डबल माइनस। तो यहाँ पे जो I का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस चीज़ को जान लीजिए यहाँ पे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि परम ताप जो दिया गया वो क्या देता है कि आप 273 डिग्री सेल्सियस में 273 में कोई x डिग्री सेल्सियस जोड़ दीजिए, वो केल्विन में चेंज हो जाता है। तो 273 प्लस कितना 27 बराबर यहाँ पे अगर आएगा तो 300 केल्विन हो जाएगा, जो T से रिप्रेजेंट किया गया। अब अगर बात करें कितने, तो कह रहा है कि वॉल्यूम कितना दिया गया, तो वॉल्यूम यहाँ पे उसने इधर 2 LTR दिया, अर्थ आ दिए 2000 ml के बारे में बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि पदार्थ का भार जो दिया गया, तो पदार्थ का भार क्या दिया गया है, बेसिक चीज़ें हैं पदार्थ का भार, और पदार्थ के भार को NCERT ने व्यक्त कराया कि से WA से व्यक्त कराया, जो कि दिया गया 0.025 ग्राम करके दिया हुआ है। अब देखिए हमको क्या करना है, जो हमको अगर हम सॉल्व करें क्वेश्चन को, तो हमें क्या पता है, हमें पता है देखिए अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे क्वेश्चन को ना, तो ये सब चीज़ लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो ये हमें क्या पता है कि जो पाई है वो CRT के बराबर होती है। पहला सूत्र आपका ये हो जाएगा। दूसरा अगर सूत्र अगर हम लगाते हैं तो लगाते हैं PV बराबर NRT लगाते हैं, और PV बराबर NRT जो होता है ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है। वही फार्मूला है जो कहाँ से आया है, बॉयल और चार्ल्स के लॉ से निकल के आया। तो आप क्वेश्चन दोनों उस फार्मूले पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आएंगे तो इसके वैल्यूम को अगर रखना होगा तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ml बटा लीटर पे रखेंगे।
एन बराबर खोलेंगे तो डब्ल्यू ए बटा एम ए पे खोल देंगे, तो जो फार्मूला निकल के आएगा वो सी बराबर ही निकल के आएगा। फिर कहता है कि थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं, कहता है कि हम जानते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, आई के होता है, और अगर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा तो जब पाई को रिप्रेजेंट करेंगे तो पाई बराबर लिख सकते हैं सी इंटू आर, तो आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, जहाँ पे आई जो होगी ये वियोजन की मात्रा को रिप्रेजेंट करेगा, वियोजन की मात्रा को भी रिप्रेजेंट करेगा, जो 1/2 से बिलोंग करता है, 1/2 को प्रदर्शित करेगा, 1/2 को रिप्रेजेंट करता है। सी बराबर जो होगी आपकी वो सांद्रता को रिप्रेजेंट करेगा, और जो आर होगा यहाँ पे वो आपकी गैसीय स्थिरांक को व्यक्त करेगा, किसको व्यक्त करेगा, गैसीय स्थिरांक को व्यक्त करेगा, और टी बराबर जो होगा ये आपके परम ताप को व्यक्त करेगा। तो इतनी चीज़ें तो इधर आपकी नोट हो गई कि जो आप बताएंगे कि इसमें क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए अगर हमको लगाना है क्वेश्चन तो कहेगा कि पाई, अब आई का मान यहाँ पे कितना है 3, तो हमने देखो पाई इज डायरेक्टली इक्वल आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, तो आई इंटू, अब सी को अगर खोलें तो डब्ल्यू ए, क्या खोलेंगे यहाँ पे डब्ल्यू ए बटे क्या रखेंगे, अब सी बराबर यहाँ पे होती क्या, सांद्रता को रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, सांद्रता को रिप्रेजेंट करेंगे, और सांद्रता अगर खोली जा रही होगी, क्या खोली जा रही होगी, सांद्रता, तो सांद्रता खोली जाएगी मोलरता के पद में, तो यहाँ पे रखेंगे डब्ल्यू ए बटे एम में। अब देखिए सांद्रता है, इसको थोड़ा सा समझ के रखिएगा, सांद्रता है और सांद्रता रिप्रेजेंट की जाएगी मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है, या फिर बात होती है मोलर में इसको व्यक्त करेंगे, और मोल पर लीटर और मोलर की अगर बारे में बात होगी तो यहाँ पे इसको नोट करते हैं किसमें, मोलरिटी में बात करते हैं, किसमें बात करते हैं हम लोग, मोलरिटी में बात करते हैं। तो ये छोटा सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा, तो आ जाएगा डब्ल्यू ए बटे एम में, यहाँ पे इंटू क्या आ जाएगा 1000 इंटू वी एम एल इंटू आर इंटू टी। तो अब जब यहाँ की ओर खोलने आएंगे इसको, तो यहाँ पे आई का मान कितना दिया गया 2 और 1 3, डब्ल्यू ए का मान कितना दिया इसने, डब्ल्यू ए का मान दिया 0.025 इंटू कितना 1000। अब पोटेशियम सल्फेट को अगर खोलें तो यहाँ पे अगर देखिए तो 2 गुणे पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये आपको भी पता है। अगर टोटल अगर हम इसको निकालने जाएंगे पोटेशियम के साथ में तो ये हो जाएगा 39 दूना 78, और यहाँ पर रखेंगे 78 प्लस 32 और प्लस 64, तो लगाइएगा इसको 4 2 4 6 14, तो इसे निकल के आएगा कितना 174 निकल के आएगा। तो यहाँ पे रखेंगे कितना 174 रख देंगे, और 174 का रखते हैं तो VML में रखना, और VML में अगर रखना है तो क्वेश्चन में क्या करेंगे हम 2000 ml रखेंगे, क्या रखेंगे 2000 ml रखेंगे, इसको समझिएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर रखते हो 2000 ml हमने सीधे रख दिया, जबकि P बराबर NRT में अगर रखते हो तो यहाँ पे जब लिखेंगे क्या ml बटा लीटर, तो ml बटा लीटर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग, तो ml को दिया ही नहीं था, तो अब यहाँ पे लीटर का रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा आपका कितना रखा जाएगा 1000 बटे 2000, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा कितना आएगा 2 आएगा, तो 1 बटा 2 रख सकते हैं, या फिर ऐसे इसको सॉल्व कर देखिए। इनडायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट आपका कह रहा है वो वही ml को व्यक्त करेगा जो आपका P बराबर NRT में व्यक्त हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन को लगाने का जो थीम होता है, जो तरीका हो, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, R का मान अगर देखा जाए तो R का मान यहाँ पे कितना है आपका 0 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, देखिए R का मान कितना दिया है, R का मान 0.082 दिया हुआ है, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, इसे परम ताप में दिया है, और परम ताप को ताप कितना दिया 300 केल्विन दिया हुआ। इसको यहाँ से न्यूट्रलाइज करेंगे, यहाँ से इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, और 2 को यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, किससे 150 से इसको कैंसिल करवा देंगे हम लोग, और 150 यहाँ पे अगर हो जाएगा तो 15 × 45 450, और ये हो जाएगा 0.025 इंटू 0.082 और 150 होगा एंड डिवाइडेड बाई 174। ऐसा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन का ये उत्तर हो जाएगा, जो आपके पराशर दाब को व्यक्त करेगा किसमें, वायुमंडल में।
तो ये सब जो क्वेश्चन रहे आपके सोल्यूशन से रिलेटेड रहे। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर हैं और लगातार हमारे चैनल से आप इस चीज़ को देख रहे होते हैं तो आप जितनी भी प्लेलिस्ट सोल्यूशन से रिलेटेड है आप उसको पढ़ के जाइए। सोल्यूशन से कम 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जान लीजिए। सोल्यूशन से कम 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम से कम 8 नंबर के क्वेश्चन। और ये 8 नंबर के क्वेश्चन जितने भी मैंने इसको पढ़ाए इसके इर्द गिर्द आपके घूमते रहेंगे। तो ये एक सेगमेंट जो था ये आपका किसका था? सोल्यूशन का था, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसके कॉन्सेप्ट सारे के सारे बात यहाँ पे हो चुकी है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगले सेगमेंट की ओर हम सब चलते हैं। सेगमेंट में हम लोग अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन होंगे उसको आपने बेहद तैयार किया होगा। उसी के आधार पर हम लोग 2 क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो कि दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, यूपी बोर्ड के एग्जाम्पलर मॉडल पेपर में दिया गया, वहाँ से इसको उठाया गया क्वेश्चन को, जो रिलेट करेगा फैराडे के लॉ पे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके आता है मोलर चालकता तुल्यक चालकता से रिलेट करेगा क्वेश्चन आपका। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 298 केल्विन ताप पर 0.20 मोलर KCl विलेन की चालकता 0.0248 सैमन पर सेंटीमीटर है, तो इसकी मोलर चालकता क्या होगी? देखिए, ये क्वेश्चन आपका कटआउट है, जो कि हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, जो आपके बोर्ड पेपर में आने की 100% संभावना को व्यक्त करता है। इसको समझने का पूर्ण प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है डिजिट चेंज कर दें, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर ऐसे आता तो आपको इसको करना ही करना है। अब देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो यहाँ पे मोलर चालकता के बारे में बात कर सकता है, और एक यहीं पे बात करेगा अगर तो ये तुल्यांक चालकता के बारे में भी बात कर सकता है। क्वेश्चन में दोनों चीज़ अगर देखिए रखता है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जिसको समझ लीजिएगा। तो अब यहाँ पे जब बात होगी मोलर चालकता की, तो मोलर चालकता को हम लोग पाई एम से व्यक्त करते हैं, या कहीं कहीं पे लैम्डा एम से व्यक्त किया जाता है। जबकि अगर तुल्यांक चालकता के बारे में बात करें तो इसको हम पाई EQ से व्यक्त करते हैं, या लैम्डा EQ से व्यक्त करते हैं। तो अब यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? मोलर चालकता के बारे में बात कर रहा है। तो अगर चालकता सीधे देता है क्वेश्चन में, कुछ नहीं दे, तो ये लैम्डा या पाई अगर व्यक्त करे तो होता है क्या? कप्पा इंटू 1000/c के बारे में बात होती है, जहाँ पे कप्पा जो होती है ये विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट चालकता को व्यक्त करेगा आपके, और c जो होगी ये सांद्रता को रिप्रेजेंट करेगा, और सांद्रता जो व्यक्त होगी ये आपकी मोलर चालकता के पद में हो सकती है। किसके पद में हो सकती है? मोलर चालकता के पद में हो सकती है, या यही आपके तुल्यांक चालकता के पद में हो सकती है। किसके पद में हो सकती है? तुल्यांक चालकता के पद में। अब मोलर चालकता के पद में व्यक्त करेंगे इसको, तो इसको यहाँ पे हम मोलरिटी या m से व्यक्त करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोलरिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्यक्त करेंगे किससे? m से व्यक्त करेंगे। क्योंकि तुल्यांक चालकता के अगर बारे में बात होगी तो बात यहाँ पे हम लोग करते हैं किसकी? नॉर्मेलिटी की, और नॉर्मेलिटी को व्यक्त किससे करते हैं? n से। अब चूंकि प्रश्न में क्या कहा है कि मोलर चालकता की गणना करवानी है, तो सांद्रता जो मानी जाएगी वो मोलर के पद में मानी जाएगी। किसके पद में मानी जाएगी? मोलर के पद में। हमारा फार्मूला क्या होता है? फार्मूला यहाँ पे निकालेंगे कि पाई m या लैम्डा m, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लैम्डा या पाई m दोनों लिख सकते हैं, कप्पा इंटू 1000/m। तो कप्पा का मान यहाँ पे इसने कितना दिया? 0.0248 एंड मल्टीप्लाई बाई कितना? 1000 अपान, यहाँ पे अगर बात की जाएगी कितनी, तो ये है 0.20। अब देखिए यहाँ पे अगर पावर को, अगर पॉइंट को न्यूट्रलाइज करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 2 0 बढ़ाएंगे। अगर इसको न्यूट्रलाइज करना है यहाँ पे तो देखिएगा 1 1 लिखेंगे, और इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 फिर 1 यहाँ से कैंसिल, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? बचेगा 248 गुणे 10 बटा 2 गुणे 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 124 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका 24। तो पाई m का मान कितना होगा? 124। अब आपकी यूनिट को लिखना, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, आपको इसका यूनिट लिखना है कि इसमें 124 क्या होगा, महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा कि महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर तुल्यांक होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यूनिट को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर कमेंट बॉक्स में आपने यूनिट को लिख आपने लिख लिया है तो जान लीजिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है।
तो ये क्वेश्चन जो है वो आपकी मोलर चालकता से रिलेटेड था, जो कि हर साल किसी न किसी सेट में दिया हुआ है। वहाँ से हमने इसको पकड़ के आपको क्या किया, सॉल्व करवाने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ये जो कि फैराडे से संबंधित है, किससे संबंधित है, फैराडे से संबंधित है, और फैराडे के प्रथम नियम से संबंधित है। इस चीज़ को समझिएगा, प्रथम नियम से है। अब फैराडे का प्रथम नियम जो कह रहा है वो किसी आवेश और पदार्थ की मात्रा के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा, कि कितना कार्य किया जा रहा है, कितनी पदार्थ की मात्रा दी जा रही, इसके बारे में बात करेगा। इस क्वेश्चन को लगाइएगा यहाँ पे, इसकी मात्रा को जरूर बताइएगा आप हमको। मात्रक से क्लियर होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तैयारी क्या चलना है, अब 8 मार्च को पेपर आपको देना है, तो 8 मार्च के पेपर के लिए आप प्रगाढ़ता के साथ तैयारी कर रहे होंगे, इस चीज़ को हमको पता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कॉपर सल्फेट की विलयन को 2.0 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड तक, तो यहाँ पे जो बात हुई ये आई की बात हो रही है, एम्पियर के बारे में बात हुई तो आई के बारे में बात होगी। फिर कह रहा है कि धारा से 450 सेकंड तक, तो 450 सेकंड का मतलब हो गया यहाँ पे टी के समय के बारे में बात हो रही है। विद्युत अपघटित किया गया, तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करिए। तो बात यहाँ पे किसकी कर रहा है, क्या कहते हैं, किसकी बात कर रहा है, ये डब्ल्यू की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये डब्ल्यू की बात करेगा कि यहाँ पे अगर कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की अगर बारे में बात करनी है, तो कॉपर सल्फेट को अगर हम इसको आयनाइज करेंगे तो कॉपर सल्फेट टूटेगा, और कॉपर सल्फेट अगर टूटेगा तो Cu+ और SO4 डबल माइनस में टूट जाएगा। तो अगर इसको निक्षेपित कर रहे हैं हम लोग, तो CuSO4 को निक्षेपित किया गया, तोड़ा गया, तो Cu+2 + SO4 डबल माइनस में टूट गया। ठीक, अब यहाँ पे सल्फेट के बारे में नहीं बात कर रहा है, यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, कैथोड पर कह रहा है कि कॉपर कितना मुक्त हो रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। तो अब करना क्या हमको, पहले इसको समझिएगा कि जो फैराडे का लॉ है, फैराडे का नियम है, फैराडे का नियम थ्योरी आपने इसको पढ़ा है। थ्योरी में कहता है कि यदि किसी पदार्थ की कार्य करने की मात्रा जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, उसके आवेश के। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे बात होगी Q के। किसके बारे में बात होगी, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q के, वेयर जो Q बराबर होता है ये I इंटू टी होगा। क्या होगा, I इंटू टी, जहाँ पे I बराबर जो रखी जाती है वो धारा रखी जाती है, और T बराबर जो रखा जाता है वो समय रखा जाता है। किसमें बाबूजी, ये सेकंड में रखा जाएगा। किसमें समय रखा जाएगा, सेकंड में। तो कहता है कि पदार्थ की मात्रा इतनी ज़्यादा हुई, उसकी आवेश या उसकी कार्य करने की क्षमता जो होती है, वो कार्य करने की क्षमता उसकी आवेश के समानुपाती होगी। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q के। तो अब जब W का चिन्ह यहाँ से हटेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे W बराबर Z इंटू Q, जहाँ पे Z जो हो जाएगा ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। कौन होगा आपका, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। तो जब यहाँ पे अगर हम Z के बारे में बात करेंगे तो इसको लिखते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यहाँ पे इसको रिलेट किया जाएगा थोड़ा सा। और W बराबर जो होता है वो किसी पदार्थ की तुल्यांकी भार, तो उसके एक फैराडे का निश्चित अनुपात को व्यक्त करेगा, फैराडे के एक निश्चित अनुपात को व्यक्त करेगा। तो Z बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, E/F होगा। जैसे भी थोड़ा सा फैराडे लॉ अगर पढ़ा होगा तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ में रहे होंगे। तो अब यहाँ पे अगर देखें, तो अगर इम्प्लीमेंट करें तो लिखेंगे कि W बराबर क्या हो जाएगा, E/F इंटू Q के। तो एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पे ये भी बनना है, इसको और अच्छे से लिखेंगे तो W/E बराबर Q/F बनेगा। ये एक सुंदर सा फार्मूला बना यहाँ पे। हमको क्या पता है, हमको पता है कि Q बराबर जो होता है वो I इंटू टी होता है। फार्मूले रखिए, तो W/E बराबर, Q को मैंने खोल दिया तो I इंटू T/F पे खोला गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, छोटा सा सूत्र हो गया, जहां W बराबर जो होगी ये पदार्थ की मात्रा होगी। क्या होगी, पदार्थ की मात्रा। ये दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, देखें ये आपकी पदार्थ की मात्रा हो जाएगी। W जो होगी वह पदार्थ की मात्रा होगी, पदार्थ की मात्रा होगी। फिर अगर बात करें E की, तो वो पदार्थ का तुल्यांक होगा, तुल्यांकी भार होगा, पदार्थ का तुल्यांकी भार हो जाएगा। ऐसे बात करें I का, तो I बराबर धारा होगी, T बराबर क्या होगा, समय होगा, और समय किस में रखा जाएगा, इसको सेकंड में रखेंगे हम लोग। किस में रखेंगे,
सेकंड में रखेंगे। और ए बराबर जो होता है वो 1 फैराडे होता है, और 1 फैराडे का मान 96,485 कूलाम होता है। ऑन कैलकुलेशन जो प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है तो उसको रखते हैं 96,500 कूलाम के नियर अबाउट बराबर रखते हैं। तो ये छोटा सा फार्मूला जो निकल के आ रहा है, कहाँ से निकल रहा है? फैराडे के नियम से निकल के आ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम हल करें यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को हल करने में हमको इतनी भी चीज़ें क्या करनी है, जान के रखनी है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने नोट किया होगा, तो इस पर आगे बात करते हैं कि फैराडे का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लगाने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हमारा जो फार्मूला निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है कि W/E बराबर Q/F। तो अब इसको फार्मूले को रखें हम, तो W/E बराबर I × T/F, ये आपका रिलेटेड फार्मूला है, जहाँ पे हमको निकालना क्या है, पदार्थ का भार निकालना है। क्या निकालना है? निक्षेपित कैथोड पर द्रव्यमान निकालना है। हमने क्या किया कि इसको हमने तोड़ दिया। अब जब CuSO4 को इन्होंने तोड़ दिया, CuSO4 को तोड़ा अगर, तो Cu + 2 + SO4 में तोड़ दिया है। तो यहाँ पे अगर किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार अगर निकालना है, अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो उसका अणुभार क्या रखेंगे? अणुभार बटे किसे? आयन की संख्या से भाग कर देंगे। क्योंकि रिवीजन क्लास है तो इसको थोड़ा सा डीप में नहीं जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अणुभार बराबर इसका आता है 63, और बटे 2 करेंगे तो जो हो जाएगा आपका 31.75 आएगा। तो अगर देखा जाए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर Cu कितना रखा जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे रखा जाएगा 31.75। अब I का मान इसने कितना दिया है? अब I का मान इसने दिया 2 एम्पियर। कितना दिया है? I का मान 2 एम्पियर दे दिया गया। कितना दिया है? 2 एम्पियर दिया है। T का मान कितना दिया है इसने? 450 सेकंड दिया है। कितना दिया है? 450 सेकंड दिया है। अब कह रहा है कि कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे W आपके लिए रिक्वायर्ड हो गया। W आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला क्या है? W/E बराबर I × T/F। देखो मैं हर बार आपका फार्मूला लिख रहा हूँ। फार्मूले लिखने से आपका ये फायदा होगा कि उस फार्मूले का रिवीजन होगा और आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। तो W का मान निकालना है। यहाँ पे W को ऐसे रख दिए, और E का मान 31.75 कर दिए, और I का मान यहाँ पे कितना दिया गया है? I का मान यहाँ पे दिया गया बाबूजी 2 एम्पियर की धारा दी गई है, और T बराबर कितना दिया गया है? 450 सेकंड दिया गया, और 96,000 यहाँ पे 500 दिया गया। अब यहाँ से इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, और 45 दूना कितना हो जाएगा? 90/9650। एक जीरो से और न्यूट्रलाइज कर दीजिए यहाँ पे, तो ये बच जाएगा कितना? W/31.75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या होगा कि ये आपका आएगा 965 × W = 9 × 31.75। तो W = कितना आ जाएगा आपका? 9 × 31.75 एंड डिवाइडेड बाई 965। इसको आप कैलकुलेट करिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो इसका आंसर किसमें हो जाएगा? ग्राम में आ जाएगा, और ये आपका क्या माना जाएगा? करेक्ट उत्तर माना जाएगा। तो ये छोटा सा एप्लीकेशन किसका है? फैराडे का है। और फैराडे के एप्लीकेशन में ऐसे क्वेश्चन अगर आपके लगातार आते हैं तो इस क्वेश्चन को आपकी इस विधि से हल कर सकते हैं। आशा हमारी इस विधि को आपने समझा होगा, जो संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो इस बोर्ड में इस क्वेश्चन को क्या करना? छोड़ना नहीं, करके ही आना है। तो ये आपका सेगमेंट जो था वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड 2 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर अगले सेगमेंट में अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग आते हैं कोलराउस के नियम से संबंधित क्वेश्चन के लिए। और कोलराउस से संबंधित क्वेश्चन अगर बात की जाए तो कोलराउस का क्वेश्चन जो दिया था अनंत तरुणता से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जैसे मोलर चालकता, आप तुल्यांक चालकता, आप वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं, इसमें आपकी स्थानांतरण चाल निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में। इसके टोटल मिला के 4 से 5 एप्लीकेशन होते हैं, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता निकालना किसी द्वारा, और तुल्यांक चालकता निकालने का जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो आयनिक चालकता से रिलेट करता है। तो आप वहाँ से आप